तुम बनाओगे महल, हम झोपड़ी भी ना बना पाएंगे। तुम बनाओगे महल और हम झोपड़ी भी ना बना पाएंगे, मगर याद रखना गर हद हुई पार तो निकलेगी बस हमारे आंसुओं की धार। गर हद हुई पार तो हमारी निकलेगी बस आंसुओं की धार, और तुम्हारे महल बह जाएंगे, तुम्हारे महल बह जाएंगे। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं अंग्रेजों की समय की एक ऐसी राजस्व व्यवस्था के बारे में जिसने जमींदारों को दिया महलों का राज और किसान हो गया खुद से मोहताज। तो बात करते हैं हम इस व्यवस्था के बारे में जिसका नाम है अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, यानी राजस्व वसूली, लगान वसूलने के लिए जो अंग्रेजों ने अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू की, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। साल था 1793। 1793 कार्नवालिस का समय था। इस समय इसने राजस्व वसूली के लिए जो व्यवस्था बनाई उसे अस्थाई जमींदारी व्यवस्था या अस्थाई बंदोबस्त नाम दिया गया, क्योंकि इससे पहले वारेन हेस्टिंग की इजारेदारी व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी थी। तो यह एक नई व्यवस्था इसने बनाई। ये व्यवस्था क्या थी, आइए हम समझते हैं। इससे हमारे किसानों को क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। ये आपके परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह व्यवस्था किसने लागू की, कब लागू की, और इससे किस वर्ग का उदय हुआ और किस वर्ग का पतन हुआ। तो हम बात करते हैं अस्थाई बंदोबस्त की। यह व्यवस्था, जैसा कि हमने बताया, 1793 में कार्नवालिस के द्वारा लागू की गई। इसमें व्यवस्थाएं क्या थी? इसमें जमींदारों को इन लोगों ने अस्थायी रूप से एक निश्चित रकम कर दी और कहा कि जितने भी जमींदार हैं उनके उत्तराधिकारी हैं वो राजस्व में 3.75 करोड़ रुपए जमा करेंगे। तो इस व्यवस्था में किया क्या गया? लगान की दर निश्चित की गई कि 10/11 भाग सरकार के खजाने में जाएगा और राजस्व के रूप में जमा होगा। यानी प्रत्येक जमींदार जितनी लगान वसूल करेगा उसमें से 10/11 आपके राजस्व में जाएगा, बाकी वो 1/11 भाग अपने पास रखेगा। तो दूसरी व्यवस्था इसमें की गई कि कोई भी जमींदार यदि निश्चित समय के अंतर्गत अपनी लगान राजस्व में नहीं जमा करेगा तो उसका जमींदारी छीन लिया जाएगा, उसकी नीलामी कर दी जाएगी। यही था सूर्योदय कानून। तो सूर्योदय कानून का मतलब यही है कि निश्चित समय के अंदर अपनी रकम को जमा करना है, नहीं तो आपके जमींदारी का सूर्य अस्त कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सूर्य अस्त कानून का संबंध जमींदारी या आप कह सकते हैं अस्थाई बंदोबस्त से। तो इस तरह से शुरू हुआ किसानों के उत्पीड़न का खेल, क्योंकि जमींदार जितना अधिक वसूली करेंगे उतना उनका अधिक लाभ आएगा। परंतु जमींदार तो जमींदार थे, जमींदारी के चलते अच्छा खासा उनके पास जब धन आने लगा तो वो जाके नगरों में बस गए, और नगरों में बसने के बाद वह यहाँ पर छोटे जमींदार या उप जमींदार नियुक्त कर दिए, जिन्हें हम बिचौलिया कह सकते हैं। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट, फिर जमींदार, और फिर उप जमींदार, फिर किसान। तो किसान गवर्नमेंट के बीच में जो जमींदार का नियुक्त किया गया था उसने और बीच में एक बिचौलिया बना लिया जिसे उप जमींदार कहा गया। अब ये अपने लाभ के लिए किसानों से अत्यधिक धन उगाही होती थी या ये करता था, जिससे किसान परेशान थे। अतः उन्हें इस खेती कृषि से मोह भंग होने लगा, तो उन्होंने अपने इस व्यवस्था को छोड़ना ज्यादा उचित समझा। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे धीरे धीरे क्या हुआ, जो जमींदार थे वो अंग्रेजों के करीब आ गए और सामंतवादी व्यवस्था का उदय हुआ। किसान दास के रूप में आ गए। तो दास प्रथा का आप यहां से एक स्वरूप देख सकते हैं, विकसित होने लगा। तो जमींदार सामंत, किसान दास। यह व्यवस्था आगे चल के नहीं टिक पाई,
और समाप्त हो गई, क्योंकि इसमें किसानों का ज्यादा उत्पीड़न हो रहा था। तो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था आगे चल के समाप्त हो जाती है, क्योंकि इसमें बहुत विकृतियां आई थी। यह अस्थायी बंदोबस्त आप देखेंगे आपके भारत के मात्र बंगाल, उड़ीसा, बिहार में लागू हुआ था, और देश के मात्र 19% भूभाग पर इस व्यवस्था को लागू किया गया था। बाकी यह व्यवस्था अन्य जगह पर लागू नहीं हो पाई, क्योंकि इसमें तमाम खामियां थी, और फिर अंततः इसको हटा करके महलवाड़ी व्यवस्था, फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था आदि आई, जिसके बारे में हम समझेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।